बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम जब न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के हवाले से पढ़ते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करते हैं। हमारे ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं होते। हम अपनी जो है इक्वेशंस को, डिफरेंट टाइप की जो भी इक्वेशन जिसको भी न्यूमेरिकली हम सॉल्व करना चाहते हैं उसको अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन हम यूज़ तभी करते हैं जब हमारे प्रॉब्लम्स के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं आते, हम उनको आसानी से हल नहीं कर सकते, तो फिर हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की तरफ जाते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को पहले अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, कोई ना कोई सीरीज लगाते हैं और उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो एरर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हो सकता है हम उसमें कोई अपनी जो है वो एरर इन्वॉल्व कर दें, कहीं पे हम गलती कर दें, कहीं पे। उसके अलावा ये है कि जब हम अलजेब्राइक इक्वेशंस ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी एक्चुअल इक्वेशंस को, तो वहाँ पे एरर इन्वॉल्व हो जाती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में एरर इन्वॉल्व होती है। हमें उस एरर को बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि अगर हम वो एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा और या फिर आपका एरर जो है वो आपको जो है गलत आंसर की तरफ लेके चला जाता है, जिसमें यह है कि आपको गेस करना कि क्या आपका वो आंसर सही है नहीं है, या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है उसमें आपको क्योंकि न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका डाटा जो आपको मिलता है, न्यूमेरिकल नंबर्स मिलते हैं, उसको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप जब सॉल्व कर रहे होते हो तो जब उस पर इम्प्लीमेंट करते हो तो अगर एरर होगी और आपके वो रिजल्ट सही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको जैसे समझाया भी था कि जिस तरह से अगर आपने कोई एयरक्राफ्ट बनाना है या कोई मिसाइल बनाना है या कोई सैटेलाइट बनानी है, तो जब आप उसको न्यूमेरिकल मॉडलिंग, उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, वो उसकी जो भी इक्वेशंस आती हैं उनको जो है अलजेब्राइक इक्वेशंस में आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, डिस्क्रिटाइज करते हैं। अगर उसमें आप कोई फैक्टर छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने विंड वेलोसिटी या जो एटमॉस्फेरिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर आपने निगलेक्ट कर दिए तो ऑब्वियसली वो एरर तो इन्वॉल्व हो गई ना। और हो सकता है कि अगर कहीं पे विंड वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपकी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन से जो रिज़ल्ट आएंगे और जो एक्चुअल रिज़ल्ट होंगे उनमें फ़र्क होगा। इसी तरीके से ये तो एरर ऐसी है जो कि आपने खुद उसमें इन्वॉल्व की, तो ये आपकी जो है वो आपकी वजह से हुई। लेकिन यह है कि फिर जब आप अलजेब्राइक इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें आप जो कोई भी सीरीज़ यूज़ करते हैं, कोई पॉलिनोमियल यूज़ करते हैं, तो और उसके बाद आप कुछ जो हैं वो टर्म्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सीरीज़ इन्फिनिट होती हैं तो आप सिर्फ कुछ चंद ही टर्म्स उसमें रखते हैं, तो वो भी ट्रंकेशन एरर हो जाती है जो कि आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं। फिर जो है नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल नंबर्स हैं, उसमें से आपने जब न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी पड़ती हैं। कुछ नंबर्स में भी डेसिमल के बाद आप 6 रख लो, नंबर 8 रख लो या इवन 10 रख लो, लेकिन आपको एक फाइनाइट नंबर आफ्टर नंबर्स जो हैं वो रखने होते हैं। उसके बाद के जो नंबर्स होंगे वो आप उसको छोड़ देते हो तो वो आपकी राउंड ऑफ एरर हो जाती है। अगर आप उसमें ये करते हो कि जो लास्ट नंबर आप छोड़ रहे हो दैट इज़ ग्रेटर देन 5, और अगर आप जो रख रहे हो नंबर उसका आखिरी डिजिट जो है उसमें 1 प्लस कर दो तो दैट विल बी राउंड ऑफ एरर। लेकिन अगर आप 5 से अबव भी नंबर है आप उसको छोड़ देते हो लेकिन आप अपने लास्ट डिजिट में कुछ ऐड नहीं करते हो तो दैट इज़ नोन एज द चॉप, सिर्फ जस्ट चॉप कर देते हो उसको और वो उसमें भी एरर इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरह से मुख्तलिफ एरर्स की बात हो रही थी। तो अगर हम इन एरर्स को ख्याल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो हैं वो अपनी डिज़ायर्ड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं हासिल कर सकते। तो पिछली दफ़ा मैंने आपको कुछ बताया था कि आप एडिशन में करते हो तो आपकी किस टाइप की एरर इन्वॉल्व होती हैं, या अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हो तो किस टाइप की एरर और कितनी एरर इन्वॉल्व होती है। आज हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो है
फर्दर एरर्स की क्या बात है, एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन, ठीक है, कि आपके एक ऑपरेशन से कुछ एरर आती है, लेकिन जब आप पूरे एक सॉल्व कर रहे होते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हो, तो हर जगह जो एरर होती है वो एक्यूमुलेट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है, और वो एरर मिलके काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, इसलिए उसका लिहाज रखना, ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन। लेट z इक्वल टू p ओवर q, ठीक है, फिर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कोई भी नंबर हैं, दो p और q हैं, रियल नंबर्स हैं, आप इनको देखिए, और इसकी इन दोनों की अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं तो ये है जहाँ पे q को 0 नहीं होना चाहिए, इससे कि डिवीजन जब किसी नंबर से करते हैं अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो ये आपकी एक जो है वो एक्चुअल वैल्यूज हैं p ओवर q, लेकिन जब आपने न्यूमेरिकली इनकी डिवीजन करनी है तो जो कंप्यूटेड वैल्यू होगी z स्टार, दैट विल बी इक्वल टू p स्टार ओवर q स्टार, ठीक है। ये कंप्यूटेड वैल्यू हैं जो मैंने स्टैटिक्स से शो की है। अब इनमें p स्टार में और p में एक एरर इन्वॉल्व हुई है, ये कंप्यूटेटिव वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू हैं, तो जो p और q का रिलेशनशिप होगा वो आपके पास क्या है, q स्टैटिक ऑफ z दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और फिर ये है कि हमारे पास जो z होगा दैट विल बी इक्वल टू, मैंने क्या किया, z को p को मैंने p स्टैटिक प्लस एरर जो है वो इसके साथ जो इन्वॉल्व है उसको मैंने एप्सिलॉन p कह दिया, और इसके साथ मैंने इसकी एक्चुअल वैल्यू में ये कंप्यूटेड वैल्यू प्लस जो एरर इन्वॉल्व हुई है उसे प्लस कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय, इसी तरह से हमने q स्टैटिक प्लस एप्सिलॉन q, ये जो q में एरर इन्वॉल्व है वो हमने यहाँ पे लिखी। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको p स्टैटिक हम कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो ये आपके बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास p स्टैटिक नहीं है सो हम p स्टैटिक से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो जो मल्टीप्लाइड होगा वो कॉमन ले लिया, तो आपके पास जो बाकी बचता है वो एप्सिलॉन p ओवर p स्टैटिक बच गया, ठीक है। और इसी तरह से हमने q स्टैटिक जो है वो कॉमन ले लिया, और उसके बाद हमारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन q ओवर q स्टैटिक आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड एरर जो है वो इसमें कितनी इन्वॉल्व हुई है। सो आपके पास क्या है कि आपने p स्टैटिक ओवर q स्टैटिक को बाहर कर लीजिए, बाकी आपके पास आ गया 1 प्लस एप्सिलॉन p ओवर p स्टैटिक, और ये जो चीज़ है ये आपकी डिनोमिनेटर में है, सो इसकी जो पावर है जब ऊपर आप लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन q ओवर q स्टैटिक रेस टू दी पावर -1। यहाँ पे इसकी पावर जो थी 1 थी, और 1 को जब ऊपर लेके गए तो वो -1 हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रेस टू दी पावर -1 है तो हमें जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ताकि हम कुछ रिजल्ट जो है वो इसमें से निकाल सकें। सो हम क्या करते हैं कि इसको बायनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, ये जो फैक्टर है इसको, ये आपने बायनॉमियल थ्योरम किया हुआ तो है ना, कि वो क्या होता है, मैं आपको दोबारा से रिवाइज भी करा देती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो कैलकुलस में आपने पढ़ी थी उनकी जो है वो आपको यहाँ पे, हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर हों a एंड b, a प्लस b रेज टू दी पावर n जो है वो क्या होगा, a रेज टू दी पावर n प्लस n टाइम्स a रेज टू दी पावर n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 रेज टू दी पावर 2 फैक्टोरियल a रेज टू दी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और a रेज टू दी पावर n माइनस 3 b क्यूब, और इसी तरह से चलते चले जाएं, और लास्ट जो होगा वो आपके पास bn होगा। ये आपका बायनॉमियल थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास a जो है वो 1 है, b जो है वो एप्सिलॉन q ओवर q स्टैटिक है, और n की जो है वो उसकी वैल्यू जो है -1 है। सो जब हम इसको करेंगे तो ये 1 जो है ये 1 हो जाएगा, रेज टू दी पावर n 1 ही रहता है, और n टाइम्स जो है वो आपके पास n है -1, सो माइनस a 1 है, और b जो है वो एप्सिलॉन q ओवर q स्टैटिक है,
सो आप इस तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट करते चले जाएं। सो आप जो है वो एक्सपेंड करते हैं। हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि एप्सिलॉन पी और एप्सिलॉन क्यू और एप्सिलॉन पी जो हैं वो स्मॉल वैल्यूज़ हैं, स्मॉल एरर्स हैं। ऑब्वियसली अगर पढ़े होंगे तो हम जो है उसको हमें रिजल्ट ही जो है वो गलत मिलेंगे। सो हम ये कहते हैं कि हमने जो ट्रंकेशन की जो भी हमने कंप्यूट किया उसमें एरर बहुत छोटी सी है। सो एप्सिलॉन पी और एप्सिलॉन क्यू जो है वो स्मॉल हैं। तो अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 होता है, कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसका फ़र्ज़ करें कि आपके पास 0.5 ही है, ठीक है, तो लेस देन 1 है। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा उसका। जब एक और दफ़ा पावर इसको क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा पॉइंट। और आप देखिए कि 0.5 से लेस है 0.25 और 0.25 से लेस है 1.125, ठीक है। तो ये जो है ये कोई भी नंबर हो जो कि लेस देन 1 हो, वो जब उसको हम स्क्वायर लेते हैं, उसका क्यूब लेते हैं, उसकी पावर लेते चले जाते हैं तो वो और छोटा होता चला जाता है। और ये जो एप्सिलॉन पी है, ये एप्सिलॉन क्यू है, ये तो वैसे ही हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये छोटे हैं। मे बी ये 0.01 के इनका हो, इतनी मतलब रेंज हो, या 0.001 की रेंज हो। तो जब इनके स्क्वायर और इनके क्यूब लेंगे तो ये और कहीं और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। सो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ एरर, ठीक है, हम कहते हैं कि एरर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो बहुत छोटी हैं। सो हम एक जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो निगलेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी आप देखिए कि हमारे पास जो है यहाँ से ये वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास z जो है वो कंप्यूटेड वैल्यू जो है दैट इज z स्टैरिक, और z स्टैरिक इज इक्वल टू p स्टैरिक ओवर q स्टैरिक। तो यहाँ पे मैं z की जगह ये रिप्लेस करने लगी हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, z इक्वल टू z स्टैरिक प्लस एप्सिलॉन z। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एप्सिलॉन z उसको कह दिया। और फिर ये आपके पास आ गया p स्टैरिक ओवर q स्टैरिक प्लस, क्योंकि हमने अभी जो कैलकुलेट किया है वो हमारे पास ये है एप्सिलॉन p और p स्टैरिक और 1। और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि n जो है वो दैट इज -1, तो पहला जो वैल्यू है एप्सिलॉन q ओवर q स्टैरिक, और मैंने फिर इसके बाद दूसरा है एप्सिलॉन q ओवर q स्क्वायर प्लस, फिर आगे हायर ऑर्डर टर्म्स जो भी हैं वो उसकी चलती चली जाएंगी। यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, और इस तरह से ये आगे चढ़ती चली जाएंगी। और लेकिन ये है कि एप्सिलॉन क्यू क्योंकि बहुत स्मॉल है, उसके बाद हम क्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से उसको डिवाइड कर रहे हैं और स्मॉल हो जाएगा। जब उसको स्क्वायर करेंगे तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। सो हमारे पास ये जो चीज़ है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती है p स्टैरिक ओवर q स्टैरिक मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन EP ओवर p स्टैरिक, ठीक है। हमने क्या किया कि इसको ओपन कर लिया और इनके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सारा ओपन कर लिया। तो पहला आ गया p स्टैरिक ओवर q स्टैरिक, फिर दूसरा जो आ गया दूसरा है वो है EP ओवर q स्टैरिक, क्योंकि हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो p स्टैरिक जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और EP ओवर q स्टैरिक जो है वो हमारे पास ये रहता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्टैरिक q स्टैरिक और एप्सिलॉन ओवर q स्टैरिक ये आ जाता है। और जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट आ जाता है तो हम प्रोडक्ट्स की टर्म्स को सबको निगलेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये है कि हमने जहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म आ गई वो सारी हमने निगलेक्ट कर दी। सो हमारे पास क्या आ गया, अब ये p स्टैरिक ओवर q स्टैरिक जो है वो z स्टैरिक के बराबर है। सो हम इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, एप्सिलॉन z इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एप्सिलॉन p ओवर q स्टैरिक माइनस p स्टैरिक ओवर एप्सिलॉन q ओवर q स्टैरिक और q स्टैरिक, ठीक है। तो फिर आप इसके बाद क्या है कि एप्सिलॉन विल बिकम इक्वल टू, और इसको हम z से डिवाइड कर दिया। जब हम z से डिवाइड यहाँ से करेंगे तो हम सारे को z से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है एप्सिलॉन p ओवर q स्टैरिक माइनस p स्टैरिक एप्सिलॉन q स्टैरिक q ओवर q स्टैरिक होल थिंग डिवाइडेड बाय
P ओवर Q, ठीक है, ये Z की वैल्यू है P ओवर Q। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास Q ओवर P आ जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये P है, Q ओवर P एप्सिलॉन P ओवर Q स्टेरिक माइनस P स्टेरिक एप्सिलॉन Q ओवर Q स्टेरिक, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Q ओवर Q स्टेरिक मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये Q है डिवाइडेड बाय Q स्टेरिक मैंने कॉमन ले लिया, और एप्सिलॉन P ओवर P आ गया माइनस एप्सिलॉन P ओवर P स्टेरिक ओवर P और Q ओवर Q स्टेरिक, एंड ठीक है, ये आपके पास क्या, यहाँ मैंने ये किया कि मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया कि मैंने P स्टेरिक ओवर P ले लिया, Q स्टेरिक ओवर Q ले लिया, और एक मैंने Q मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो Q ओवर Q स्टेरिक आ गया, और ये Q एक जो है मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये यहाँ आ गया। अब आप देखिए कि मैंने इन चीज़ों को एडजस्ट किया, जस्ट मुझे ये है कि एरर फाइंड आउट करना है कि कितना एरर इसमें इन्वॉल्व होगा, सो मैंने इनको इस तरह से रीअरेंज करके दोबारा से लिख दिया। सो जब इसको हमने आगे फर्दर किया तो P स्टेरिक ओवर P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों की हम कहते हैं कंप्यूटेड, और उनका अगर हम करें तो ये एरर है, तो लेकिन ये है कि ये जो है स्मॉल एरर है, इसलिए दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसी तरह से Q स्टेरिक ओवर Q भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। सो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो आप देखिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ से Q स्टेरिक ओवर Q स्टेरिक भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, P स्टेरिक ओवर P भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, Q ओवर Q स्टेरिक भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, एंड Q ओवर Q स्टेरिक भी, ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। सो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है, आप देखिए, एप्सिलॉन P ओवर P माइनस एप्सिलॉन Q ओवर Q। तो ये हमारे पास जो है एरर जो है वो आपके पास ये जो रेशो आई है वो ये आ गई है। सो आपकी जो रिलेटिव एरर है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन Z ओवर Z, एंड विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड जो है वो पूरे का पूरा होगा एप्सिलॉन Q ओवर Q, ये एब्सोल्यूट, ठीक है, आपको पता है। अब इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आप यूज़ कीजिए तो ये आपके पास आ जाता है एप्सिलॉन P ओवर P प्लस एप्सिलॉन Q ओवर Q, ठीक है, ये आपकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, और इससे आपके पास जो है ये रिजल्ट आता है। सो जो एरर इन्वॉल्व है डिवीजन में वो आपकी ये एरर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और ये एरर जो है ये मैक्सिमम एरर है, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर इज लेस देन और इक्वल टू दीज टू सम्स, ठीक है। Thus the relative error of a quotient of two numbers is equivalent to the sum of the relative error moduli of the dividend, ठीक है, and the divisor, and for n terms, इसको हम जनरलाइज करने लगे हैं कि अगर हमारे पास ये हमने दो नंबर्स लिए थे, अगर हमारे पास n टर्म्स हैं इसी तरीके से, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन Z ओवर Z इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन 1, ठीक है, हमने एप्सिलॉन P और एप्सिलॉन Q कहा था क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर थे, लेकिन अगर हमारे पास n टर्म्स हैं तो हम इनको रीनेम कर देते हैं, एप्सिलॉन 1 ओवर x1, P की जगह x1 कर दिया मैंने, एप्सिलॉन 2 ओवर x2, इसी तरह से मैंने दूसरे नंबर को x2 कह दिया, फिर आपके पास ये जो है इसी तरीके से जो है वो सारों का सम जो है वो आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स को जब आपने डिवाइड करना है तो आपके पास मैक्सिमम एरर जो है वो इन्वॉल्व होगी, वो ये होगी। सो इसका जो है वो आपने रखना है कि ये कितना एरर जो है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम डिफरेंट जो है एरर अफोर्ड कर सकते हैं। कोई छोटा मॉडल है तो उसमें बहुत थोड़ी एरर हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा मॉडल है लाइक अगर कोई मिसाइल है वो आपने कहीं पे फायर करना है तो उसमें कोई 1-8 किलोमीटर जो है ना वो बहुत बड़ा एरर नहीं है, 1-8 किलोमीटर का मार्जिन जो है वो आप एरर को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक आपने छोटी सी मशीन बनानी है
कोई वो करना है, तो ऑब्वियसली उस मशीन में अगर आप इतना एरर इन्वॉल्व करते हो तो वो आपका अफोर्ड आप नहीं कर सकते। उसमें आपका एरर बहुत ही छोटा होना चाहिए, मे बी उसकी वैल्यू, एरर की वैल्यू 10⁻⁻6 हो, -3 हो, 4 हो या -10 हो, इतनी आप अफोर्ड कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको यही देखना है कि आपका मॉडल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है एरर वो इतनी इसके हिसाब से होगी। एरर्स ऑफ पावर्स एंड रूट्स, ये तो हमने देखा ना कि हमने एडिशन की तो कितनी हमें एरर मिली, हमने मल्टीप्लिकेशन की तो कितनी मिली, अभी हमने डिवीजन की तो हमें पता चला कि हमारी एरर कितनी है। अब ये है कि पावर्स और रूट्स में हम किस तरह से करेंगे। लेट एक्स जी इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन, वेयर एन इज द पावर एंड denotes an integral or a fractional quantity, integral or fractional quantity. Then z equal to x z steric plus epsilon z, and this is equal to x steric plus epsilon x raised to the power n। ठीक है, हमने इनमें कहा कि ये कंप्यूटेड वैल्यूज हैं, z स्टेरिक कंप्यूटेड है, x स्टेरिक कंप्यूटेड है, तो ऑब्वियसली इसमें जो एरर इन्वॉल्व हुई है वो अकॉर्डिंगली ये है। अब इसको हम जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से या करते हैं, ओपन करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास पहला जो है यहाँ पे एक्स स्टेरिक के जाए 1 आ जाए तो ये हम ज़्यादा आसानी से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वैसे भी आपकी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। सो एक्स स्टेरिक रेज टू दी पावर एन को कॉमन ले लीजिए, बाहर आपके पास अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स ओवर एक्स स्टेरिक रेज टू दी पावर एन। क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, हमने x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया और एक x जो है वो हमने बाहर ले लिया। सो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। एक्सपेंडिंग विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एंड निगलेक्टिंग द हायर पावर्स ऑफ एप्सिलॉन x ओवर x स्टेरिक, ठीक है, इनकी हायर पावर जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे, फर्स्ट पावर तक ही हम रखेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, z will be approximately equal to x raised to the power n और 1 plus epsilon x over x स्टेरिक और रेज टू द पावर n। जब मैंने इसको किया तो अब यहाँ पे मेरे पास पावर n है, तो जो बाइनोमियल थ्योरम है a प्लस बी रेज टू द पावर n जो मैंने अभी आपको बताया था, तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गई 1 रेज टू द पावर n, 1 ही आ गया, प्लस n टाइम्स एप्सिलॉन x ओवर x, प्लस क्या होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एप्सिलॉन x ओवर x स्टेरिक रेज टू द पावर 2। तो जो मैंने कहा कि हायर ऑर्डर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, सो हम हमारी टर्म्स सिर्फ यहीं तक रहेंगी और हमारे पास ये ऑलमोस्ट इक्वल है x रेज टू द पावर n प्लस n टाइम्स x रेज टू द पावर n जो है वो यहाँ से एक जो है एक डिनोमिनेटर में है, ये पावर है n, सो एक पावर जो है इसकी कम हो जाएगी और एप्सिलॉन x है, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर एप्सिलॉन z जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि x स्टेरिक n जो है वो हमारे पास जो था वो यहाँ पे आपके पास z स्टेरिक की वैल्यू थी, तो जब z को हमने रखा तो आपके पास यहाँ पे अगर यहाँ पे एक बीच में देख लें तो z जो है वो दैट इज इक्वल टू z स्टेरिक प्लस एप्सिलॉन z, और जो ये वाली चीज़ थी अप्रॉक्सीमेटली दैट इज x स्टेरिक n प्लस n एप्सिलॉन x स्टेरिक रेज टू द पावर n माइनस 1। अब ये जो चीज़ है z स्टेरिक और ये आपस में इक्वल हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये इसके बराबर है और यहाँ आपके पास बचता है कि एप्सिलॉन z इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू n टाइम्स एप्सिलॉन x raised to the power n minus 1। Then epsilon z over z is equal to n times epsilon x steric raised to the power n minus 1 divided by x steric raised to the power n। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है ये इसके इक्वल है, क्योंकि डिवीजन में आपके पास जो बड़ा नंबर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं, हम देखें हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन z है ओवर z, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन c ओवर z स्टेरिक प्लस एप्सिलॉन c।
ठीक है। तो आपके ये फैक्टर जो है ये बहुत स्मॉल है, इसलिए इसमें ऐड करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको डिवीजन में कर रहे हैं। सो दिस विल बी, और ये जो चीज़ है ये आपके पास है एप्सिलॉन जी ओवर एक्स स्टेरिक रेज टू द पावर एन, ये गिवन है, प्लस एप्सिलॉन जी। तो क्योंकि ये स्मॉल है डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, सो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं जेड सी ओवर एक्स स्टेरिक रेज टू द पावर एन। ठीक है। तो हमारे पास अब जो z था वो ये एक्सप्रेशन था, सो हमने इसको इस तरीके से ले लिया। सो यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो आपके पास जो है वो आ जाता है n एप्सिलॉन x ओवर n, क्योंकि n-1 ये है, n ये है, सो ये सिंगल x बचेगा। सो द रिलेटिव एरर जो है वो आपके पास आ जाती है एप्सिलॉन z ओवर z absolute value which is approximately equal to n epsilon x over x steric, और which is less than or equal to n वैल्यू है, जस्ट एक नंबर है जो भी उसका पॉजिटिव वैल्यू, एंड एप्सिलॉन x ओवर x स्टेरिक। इनको जब हमने अलग कर लिया तो हमारे पास ये जो है लेस देन और इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी हमारे पास आई। Thus the relative error modulus of a factor raised to a power is the product of the modulus of power and the relative error of the factor। ठीक है, this is the product of the modulus of power, ये n पावर है, and the relative error of the factor। so हमारे पास जो है यहाँ से ये वैल्यूज जो हैं वो इस तरह से आ गई। अब हम देखते हैं कि फंक्शन एवल्यूशन में क्या होता है। ये तो हमने देखा कि सिंपल हमने कोई ऑपरेशन किया, पावर ली, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास जो है वो ये इस तरह से एरर आई। अब अगर हम फंक्शन एवेल्यूएट करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो एरर इन्वॉल्व होती है। वो कैसी है, लेट z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन z प्लस एप्सिलॉन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, यूजिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि टेलर सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पता है ना क्या है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है, और इसमें क्या है, निगलेक्टिंग द हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन बीइंग स्मॉल, ये आप जाके किताब खोलिएगा, मैंने यहाँ आपको नहीं बताना कि टेलर सीरीज क्या है। आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, आप इसको समझिए कि क्या क्या रहा है, क्या मकसद है उस सीरीज़ का। सो हम जो है वो इसको यूज़ करेंगे और हायर पावर को फिर अगेन निगलेक्ट कर देंगे। सो z प्लस एप्सिलॉन z विल बिकम इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम इसमें फिर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x। ठीक है, हमने हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया, और एप्सिलॉन z इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन और f प्राइम ऑफ x। ठीक है, क्योंकि fx और z इज इक्वल टू fx, तो ये तो दोनों आपस में गायब हो गए। सो एप्सिलॉन z विल बिकम इक्वल टू एप्सिलॉन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x। देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपकी एप्सिलॉन z is less than or equal to epsilon and derivative of this function, and the relative error is equal to epsilon over z, which is less than or equal to epsilon f prime of x over f of x। ये आपकी relative error जो है वो ये आ गई एक function की। The formula can be extended for any number of factors। So if z equal to f of x 1 plus f of x 2 plus f of x 3 plus f of x n, then z plus epsilon z is equal to f of x 1 plus इसमें जो एरर इन्वॉल्व है, फिर फंक्शन सेकंड जो है इसमें जो एरर इन्वॉल्व है, फिर जो फंक्शन थर्ड फंक्शन है उसमें जो एरर इन्वॉल्व है, वो फिर जो लास्ट वाला फंक्शन है उसमें जो एरर इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंगली हमने उनको उनके सबस्क्रिप्ट के साथ इस तरह से आसानी के लिए शो कर दिया है। सो आपके पास जब इसको टेलर सीरीज से आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, पहला एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एप्सिलॉन एफ प्राइम ऑफ एफ प्राइम एट एक्स इक्वल टू एक्स 1। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स 2 प्लस एप्सिलॉन 2 एफ प्राइम ऑफ एक्स 2। इसी तरह से लास्ट वाला होगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस एप्सिलॉन एन
और एफ प्राइम एट एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स एन। तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें क्योंकि अगर इनमें आप देखें तो आपके पास क्या था, यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन आया, यहाँ से एफ ऑफ एक्स टू आया, एफ ऑफ एक्स एन आया, सारे ऐड हो रहे हैं। सो जी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स एन। तो उनको जब हम साइड से हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन जी इक्वल टू विच जो कि हम हमारे पास जो है वो, क्योंकि हम हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। सो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एप्सिलॉन टू एफ प्राइम ऑफ एक्स टू प्लस एप्सिलॉन एन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। सो एब्सोल्यूट एरर जो है वो आपकी इजी एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वन एफ प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस एप्सिलॉन टू, इनका सबसे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन वन प्राइम ऑफ एस वन, एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी इंडिपेंडेंट ले लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन टू एफ प्राइम ऑफ एक्स टू प्लस एप्सिलॉन एन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी साइन आ गया, तो ये ट्रायंगुलर जो है इनइक्वालिटी हो गई। और यहाँ से अब फर्दर हम इसको भी अलग कर सकते हैं कि एप्सिलॉन वन और एफ प्राइम ऑफ एक्स वन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन रिलेटिव एरर में क्या है, हम इसको डिवाइड करेंगे विद जी। तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन z over c is equal to is less than or equal to epsilon 1 f prime of x1 plus epsilon 2 f prime of x2 plus epsilon n f prime of xn divided by f of x1 plus f of x2 plus f of x3 plus f of xn। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू epsilon 1 f prime of x1 epsilon 2 f prime of x2 plus epsilon n x prime of n। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अलग अलग कर ली। दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये देखिए एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स एन तक है, तो इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दिस इज एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, या एन है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये एन टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी एरर को डिनोमिनेटर में करके हमारे पास ये वैल्यू आती है। सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वन एफ प्राइम ऑफ एक्स वन प्लस डिवाइडेड बाय दिस समेशन। ठीक है, इसके हर एक के डिनोमिनेटर में, हर फैक्टर के डिनोमिनेटर में हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू the sum absolute value of the summation of the function जो भी जबकि z है, z के बराबर होगा। ठीक है, this is equal to z। ठीक है, तो हमें जब हमारे पास फंक्शन होगा तो फंक्शन में हमारे पास जो एरर इन्वॉल्व होगी वो इस तरह से होगी। और अगर हम इसको जनरलाइज किया हमने, n टाइप n फंक्शंस हैं तो ये इस फॉर्म में होगी। अगर सिंगल फंक्शन है तो ये वाला ये फॉर्म आपके पास जो है वो यहाँ पे समेशन में ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा और यहाँ पे भी एक ही फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। ये तो था कि हमारे फंक्शंस में किस तरह से हम जो है वो एरर इन्वॉल्व करते हैं। सो हमें इनका जो है यहाँ पे जब ये हमें आइडिया है कि हमारा किस किस हवाले से किस तरीके से फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें एरर किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ा आसानी से हम इसको काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखना चाहते हैं कि प्रोपगेटेड एरर क्या होती है। क्योंकि एरर क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ओबियसली हमें हर तरह की एरर का ध्यान रखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि हमारी जो प्रोपगेटेड एरर है कि प्रोपगेट कैसे करती है, कि एक एरर है वो आगे जो है दूसरी जगहों को भी किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। Propagated error जो है, the local error at any stage of the calculation is propagated throughout the remaining part of the computation। वही मैंने कहा ना कि एक जगह जो एरर हुई है वो बाकी रीजन को भी अफेक्ट कर रही होती है, सो propagate करती है।
remaining part of the computation, that is the error in the succeeding steps of the process due to the occurrence of an earlier error. Propagated error is more subtle than the other errors. Such errors are in addition to the local errors. Propagated error is of critical importance, क्योंकि वो एक जगह जनरेट होती है, तो जब वो दूसरे हम उसके नेबरिंग पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो उनको भी अफेक्ट करती है, फिर वो दूसरे और अपने नेबरिंग पॉइंट को भी अफेक्ट करते हैं और ये फैलती चली जाती है और ये इसलिए ज़्यादा क्रिटिकल होती है कि ये आपके सारे प्रोग्राम को ख़राब कर सकती है. सो if errors are magnified continuously as the method continues, eventually they will overshadow the true value, destroying its validity. We call such a method as unstable. ठीक है, तो अगर प्रोपगेट करेगी और ज़्यादा होती जाएगी तो आपका जो है मेथड है वो अनस्टेबल हो जाएगा. For a stable method, the desirable kind, the error made at earlier points die out as the method continues. कि जो शुरू में जो एरर इन्वॉल्व होती है, अगर वो आप उसकी कंप्यूटेशन करते चले जाएं और वो मेथड जो है वो उसको एरर को कम करता चला जाए जो जो हम आगे चलते जाएं. अब देखिए कि जब हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जब इनिशियल हम उसको कोई वैल्यू देते हैं तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, जस्ट एक गेस वैल्यू होती है. उसमें आपके रिजल्ट नहीं आते, आपकी एरर बहुत ज़्यादा आती है. लेकिन क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में आज आप जाते हैं तो उसकी एरर थोड़ी कम हो जाती है, उससे अगले स्टेप में जाते हैं तो उसकी एरर और कम हो जाती है और इस तरह से जब आप आइट्रेशन में जाते हैं या आप कैलकुलेट करते चले जाते हैं तो आपकी एरर जो है वो हमेशा जो है पहले से कम होती चली जाए, तो वो आपका स्टेबल मेथड होगा कि आपकी एरर प्रोपगेशन एरर जो है वो जो शुरू में चली थी वो अगले स्टेप्स में बढ़ने के बजाय कम हो गई है, तो आपका मेथड स्टेबल होगा, अदरवाइज आपका मेथड अनस्टेबल हो जाएगा. अब इसके लिए देखते हैं, आगे देखते हैं कि एक डेफिनेशन क्या है. सपोज दैट ई एन रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ ऑफ एरर आफ्टर एन स्टेप्स. इफ ई एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, ये एरर है, ठीक है, और एन जो है वो कोई भी नंबर है. द ग्रोथ ऑफ द एरर इज सेड टू बी लीनियर, कि आपके पास क्या है कि ये स्टेप्स हैं, ठीक है, हर स्टेप पे इसकी ये एरर है और ये मल्टीप्लाई हो रही है. द ग्रोथ ऑफ द एरर इज सेड टू बी लीनियर इफ ई एन इज इक्वल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के रेज़ टू द पावर एन एप्सिलॉन. ठीक है, तो अगर ये n मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन है तो हम इस एरर को लीनियर कहेंगे, ठीक है. और ये अगर एरर इस फॉर्म में है, उसकी पावर है, तो इसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल एरर कहेंगे. इफ k इज ग्रेटर देन 1 द एक्सपोनेंशियल एरर ग्रोज विदाउट बाउंड. ठीक है, कि आपके पास ये जो है इसकी जो k अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर लेस देन 1 होगा तो हर पावर के साथ वो कम होता चला जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 1 होगा, जैसे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा. सो इफ k is greater than 1 the exponential error grows without bound as n goes to infinity, and if 0 is less than k lies between 0 and 1, so the exponential error diminishes to 0 as n goes to infinity. ठीक है, तो हमारे पास जो है ये k जो है फैक्टर, ये हमारे पास जो है that should be less than 1, अदरवाइज तो हमारे पास जो है वो हमें रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे. न्यूमेरिकल कैंसलेशन क्या होती है? एक्यूरेसी इज लॉस्ट व्हेन टू नियरली इक्वल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, कि कोई भी दो नंबर, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर हैं, ठीक है, 0.999 इस तरह से देखें, ये देख लीजिए, अगर कोई नंबर है 0.9999 2 3 4 5 6 7 8 है और दूसरा नंबर है 992. तो क्या है, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतने सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर 0 हो जाएगा. लेकिन अगर हम इतने से वो नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली डिफरेंस है. सो एक्यूरेसी इज लॉस्ट व्हेन टू नियरली इक्वल नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड.
ठीक है। फॉर एग्जांपल द टू नंबर्स 9.415723 एंड 9.41572227 जो है वो दे आर ईच एक्यूरेट टू 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, yet their difference 0.000006 है is accurate to only one significant digit. Thus, care should be taken to avoid such subtraction where possible. ठीक है, हम ये करते हैं कि हम जब भी कंप्यूटेशन करते हैं, हमारी जब हम मॉडलिंग करेंगे, हमारी इक्वेशंस बनेंगी, तो एक्सप्रेशंस जो भी होंगे हम कोशिश करेंगे कि अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम माइनस साइंस को अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास है, द स्केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड सच सब्ट्रैक्शन वेयर पॉसिबल बिकॉज दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ एरर in floating point operations. This phenomena is also called subtractive cancellation. In multiplying two n-digit numbers when using computer, a product with two n-digit results. Internally, double length registers are used. The result is truncated to the length of a single register. Error in converting values. The number that are input to a computer are ordinarily base 10 values. Thus, the input must be converted to the computer's internal number base, normally base 2. This conversion itself causes some errors. ये मैंने आपको बताया था ना कि हम तो जो है वो नॉर्मल नंबर्स जो हैं कंप्यूटर को फीड करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की अपने अंदर जो है वो नॉर्मली 0 और 1 या येस और नो वाला जो है वो फैक्टर होता है। सो तमाम के तमाम जो डाटा है, तमाम की तमाम जो भी आप उसको इनपुट देते हो, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है 0 और 1 में, ये बाइनरी नंबर्स में। सो जब बाइनरी नंबर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एरर जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। दिस कन्वर्शन इटसेल्फ कॉज सम एरर। मशीन एप्सिलॉन, one important measure in computer arithmetic is how small a difference between two values the computer can recognize. This quantity is termed as computer epsilon, where epsilon is of Greek letter epsilon. ठीक है, क्या है कि हमारे पास देखें, हम अगर फर्ज करें हमारे पास कंप्यूटर एक्यूरेसी जो है वो फर्ज करें कि 10 फिगर्स है। ठीक है, तो ये .0000 जो है वो ये 10 से बाद कहीं जाके तो डिफरेंस आता है 3-2 का, कोई भी दो नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कोई इस टाइप का नंबर है, यहाँ पे 4-2 है जो कि 10 डिजिट्स के बाद है, तो वो उसको कंप्यूटर रिकग्नाइज नहीं करेगा और 0-0 करके उसको 0 कर देगा। और अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो है 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वह वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। दिस मेजर ऑफ मशीन एक्यूरेसी इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर that when added to a floating point number 1000 produces a result different from 1.000. Numbers smaller than epsilon are effectively 0 in the computer. Peculiar things happen in floating point arithmetic. For example, adding 0.001 1000 times may not equal 1 exactly. In some instances, multiplying a number with unity does not produce the number. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास क्योंकि वो एरर इन्वॉल्व होती जा रही है, सो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेंगी। In many computation, changing the order of calculations will produce different results. फिर ऑर्डर भी चेंज करने से फ़र्क पड़ जाता है कि आपने कोई चीज़ पहले लिखी, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो गई, तो वो अपना जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट तरीके से करेगा, क्योंकि एरर इन्वॉल्व कर रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट्स ले रहा है और लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ जो है नंबर्स ले रहा है, तो वो फिर एरर इस वजह से उसमें इन्वॉल्व होती है। वैल्यूएशन ऑफ फंक्शन बाय सीरीज एक्सपेंशन एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, कि फंक्शंस को अगर हम एवल्यूएट करते हैं सीरीज एक्सपेंशन के साथ तो फिर कितनी एरर इसमें इन्वॉल्व होती है। टेलर सीरीज इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस. It is the most important tool of deriving numerical methods and analyzing errors. If f of x is analytic
अबाउट x इक्वल टू x नॉट। अब मैं आपको टेलर सीरीज की डेफिनेशन बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपने इसको पढ़ा हुआ भी है, सो पीछे जाइए और उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एनालिटिक अबाउट x इक्वल टू x नॉट, देन एफ ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू x नॉट कैन बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड इन टेलर सीरीज which is power series given by f of x equal to f of x नॉट। ठीक है कि हमने अब इसको किसी जर्नल पॉइंट पे इस सीरीज को लिखा है और अबाउट x इक्वल टू x नॉट, दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट, इन दोनों के जो हैं आर्गूमेंट्स हैं x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और f डबल प्राइम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस सो ऑन। ठीक है, आपके पास ये टर्म्स जो हैं इसी तरह से चलती चली जाएंगी। द सीरीज इज यूनिक, दैट इज देयर इज नो अदर पावर सीरीज x माइनस एक्स नॉट टू रिप्रेजेंट द फंक्शन। ठीक है, ये यूनिक होगी। इन practical applications the Taylor series has to be truncated after certain order terms। देखिए यहाँ पे क्या है, ये चलती चली जा रही है, इन्फिनिटी तक चलती चली जा रही है, लेकिन न्यूमेरिकली ऑब्वियसली हम इन्फिनिटी तक तो नहीं ले सकते ना, हमें इसकी कुछ टर्म्स को रिटेन करना पड़ेगा, बाकी टर्म्स को हम जो है वो ट्रंकेट कर देंगे। ट्रंकेशन यही कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको ट्रंकेट कर देंगे। सो द Taylor series has to be truncated after certain order terms because it is impossible to include an infinite number of terms. If the Taylor series is truncated after the nth term, it is expressed as f of x naught plus h f of x first derivative of function at x equal to x naught। ये h क्या है, h है x माइनस एक्स नाट, जो हमने लिया था उसके साथ हमारे पास ये h की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस सो ऑन। ठीक है, और हमने क्योंकि nth टर्म तक कहा तो nth टर्म जो है वो h रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल f ऑफ m x नॉट, ये mth डेरिवेटिव है इसका, कोई भी अंदर है, mth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस ये है h रेज टू द पावर n, nth टर्म हो गई n फैक्टोरियल f f n nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, हमने फंक्शन को यहाँ तक कर दिया और ये उसके हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि ये h जो है वो h है, h स्क्वायर h क्यूब h m h रेज टू द पावर n, तो ये आपके पास जो है वो क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू पे है, x नॉट पे है, उसकी वैल्यू तो नहीं चेंज होती, लेकिन h को चेंज करने से हमारा जो है वो वैल्यूज जो हैं वो सीरीज फंक्शन की सीरीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब ये है कि अगर आपने n नंबर जो है वो पार्टीशनिंग है ना, कि आपके पास जो है वो कितने आप n तक लेके जा रहे हैं, n को जो बढ़ाते जाएंगे, h क्योंकि स्मॉल है उसकी पावर कम होती, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, सो एरर जो आपकी ये हायर ऑर्डर टर्म है वो भी चेंज होती जाएगी। वेयर h इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट एंड ऑफ ऑर्डर hn इज represents the error caused by truncating the term of order n plus 1 and higher. We can also write the above expression as f of x is equal to pnx plus rnx, where pnx जो है वो f of x naught h f prime x naught plus h square by 2 factorial f double prime x naught h cube over 3 factorial f third derivative of the function at x equal to x naught plus आप चलते जाएं तो nth टर्म तक तो हमारे पास pn है, बाकी जो टर्म्स हैं वो दे आर रिमाइंडर जो कि हमने एरर में छोड़ दी। ठीक है, हमारे पास ये आ गई और हमारे पास rn जो है वो क्या आ गया, ये यहाँ पे हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया और ये जो है ये हमारी टर्म्स जो हैं वो एक्साई क्या है, एक्साई जो है दिस लाइज बिटवीन x माइनस एक्स नॉट, जहाँ पे आपका nth डेरिवेटिव की हाईएस्ट वैल्यू हो, जिसकी वजह से आपके पास जो मैक्सिमम एरर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है वो उसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी। सो एक्साइम इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एच।
ठीक है, हमारे पास क्या है कि एक्साई जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है वो आपके इंटरवल से एक्स और एक्स नॉट से। तो अगर हम इसको ले लें तो हमारे पास जो है वो एक्साई हो जाता है एक्स नॉट, सॉरी आपके पास जो टर्म है अगर पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे है तो डिपेंड करता है कि कितनी है। अगर यहाँ पे एक्स नॉट से एक्स तक है, यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट है और आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, सो ये आपके पास जो है एक्स नॉट से एक्स होगा, सो एक्स प्लस थीटा एच। थीटा जो है वो आपका वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1 और एच जो है वो जो भी आपकी वैल्यू होगी उससे तो, लेकिन ये है कि हमारे पास ज़रूरी है कि ये डेरिवेटिव जो है वो उस इस इंटरवल के अंदर जो है मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो। सो पी एन एक्स इज कॉल्ड द nth टेलर पॉलिनोमियल। पहले तो सीरीज थी, इन्फिनिट थी, अब इसकी n नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हैं, सो दिस इज nth टेलर पॉलिनोमियल है। A function about x naught Rn is called the remainder term or the truncation error associated with Pn of x. However, the whole error can be expressed by of order Hn is equal to n h raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial f of n plus 1th derivative of the function at x naught plus theta h, where theta lies between 0 and 1. Since theta cannot be found exactly, the error term is often approximated by setting theta is equal to 0. Therefore, this error is approximately equal to h raised to the power n plus 1 over n plus 1 factorial f of n plus 1th derivative at x equal to x naught, which is the leading term of the truncation terms. If n is equal to 1, for example, including the effect of the error can also be expressed as function n equal to 1 है तो इसमें सिर्फ दो टर्म्स आएंगे, f of x equal to f of x naught plus h f of first prime derivative of this, और इसके साथ of higher order term ये error involve हुई है जब सिर्फ हमने दो टर्म्स ली, where order h square is approximately equal to x square over 2 factorial second derivative of the function at x naught plus theta h, where theta lies between 0 and 1. The truncation Taylor series is f of x is approximately equal to f of x naught plus h f of prime of x naught, where h is equal to x minus x naught. ये आपकी मैक्सिमम जो है वो टू टर्म्स में है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। Determine the second and the third Taylor polynomials for f of x equal to cos of x about x equal to x naught equal to 0, and use these polynomials to approximate cos value at x equal to 0.01. उसके लिए for n equal to 2 पहले हमने सेकंड लेना है, फिर थर्ड ऑर्डर n 2 है तो हमारे पास दो टर्म्स जो हैं, तीन टर्म्स होंगी। एक कांस्टेंट है f of x naught प्लस देखिए एट x naught इक्वल टू 0, ठीक है। हमने x naught हमारे पास ये है, सो हमने जो सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल जो लिया है वो p2x इक्वल टू f of 0 x naught की वैल्यू है प्लस x माइनस 0 जो है वो ये आ गया, और फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 प्लस x माइनस 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल second derivative of the function at x equal to 0, और हायर ऑर्डर टर्म्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो ये आ जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है n equal to 2 लिया है तो ये आपके पास जो है एरर इन्वॉल्व है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट xi, where xi lies between 0 and x। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया f प्राइम 0। इसको देखिए आपके पास 0 है तो ये x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हमारे पास टेलर पॉलिनोमियल आ गया। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है cos ऑफ x, सो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट करनी है। अब cos ऑफ x जो है वो आपके पास cos ऑफ 0 इज माइनस x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पे f ऑफ x जो है पॉलिनोमियल है, दैट इज हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, सो cos ऑफ x जो है वो दैट विल बी इक्वल टू cos ऑफ 0 प्लस डेरिवेटिव उसका है साइन
माइनस साइन 0 और साथ x है, तो हम क्या करें, कॉज ऑफ 0 माइनस एक्स टाइम्स साइन ऑफ 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कॉज ऑफ x और प्लस फिर एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब क्या है, कॉज ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कॉज ऑफ 0 1, साइन ऑफ एक्स आई जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्स आई की वैल्यू 0 तो नहीं है, कोई वैल्यू है बिटवीन 0 एंड x। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, एक ये 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल साइन ऑफ एक्स आई एक्स, वेयर एक्स आई लाइज बिटवीन 0 एंड x। नाउ यूजिंग, अब ये हमारे पास टेलर सीरीज ऑफ ऑर्डर 2 पॉलिनोमियल जो है ये आ गई है। अब इसमें हमने पर्टिकुलर वैल्यू 0.01 पे कैलकुलेट करनी है, तो हम x की जगह 0.01 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0.01 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 0.01 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और साइन ऑफ एक्स आई, वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू, अब x की जगह हमने ये वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट कर दी। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.0001, देखिए उसका जब स्क्वायर किया तो उससे और कहीं छोटा हो गया, बाई 2 फैक्टोरियल 2 प्लस फिर क्यूब किया तो और ज़्यादा छोटा हो गया 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 और साइन ऑफ एक्स आई दिस थिंग। अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आ गई। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया प्लस दिस वैल्यू, ठीक है, और 10 पावर देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास जो है 6 माइनस पावर 6 हो गई साइन ऑफ दिस थिंग। सिंस साइन ऑफ एक्स आई जो है, आपको पता है कि साइन और कॉस जो है उनकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -1 to 1, सो इट शुड ऑलवेज रिमेन लेस देन और इक्वल टू 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं सो और ये इंटरवल भी इतना है, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो है एक्स आई की वैल्यू दैट शुड ऑलवेज रिमेन लेस देन 1। सो वी हैव कॉस ऑफ एक्स आई, और हमने क्या किया, हमने ये जब सिंप्लीफाई किया तो इसको इस साइड पे ले जाके कॉस ऑफ 0.01 माइनस दिस वैल्यू इस एब्सोल्यूट वैल्यू जब लेंगे तो हमारे पास इस साइड पे ये आ जाएगा, और क्योंकि दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 सो दिस शुड बी लाइक इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 6, मैक्सिमम इतना हो सकता है। फ्रॉम टेबल वी गेट कॉस वैल्यू जो है 0.01 पे जो आती है वो है 0.99995 और 4 टाइम्स 042, ये एक्चुअल वैल्यू है। सो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 तक तो यही वैल्यूज हैं। सो आपकी एरर जो है, और एरर भी जो है वो 10⁻⁻6 के उसमें उससे भी लेस है। सो आपकी यहाँ पे एरर जो है वो आपकी यहाँ से आपको मिल गई। द थर्ड पॉलिनोमियल अबाउट x इक्वल टू x इज पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, अब एक हमारी टर्म बढ़ गई है, ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास जो है वो ये आ गई, ठीक है, ये आपकी फोर्थ उस पे चली गई क्योंकि थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो ये आपके पास आ गई एक्स आई वेरीज फ्रॉम 0 to x। इसको वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपके पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू इस तरह से आ गई। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये आपके पास x रेज़ टू द पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल ये होना चाहिए था, फिर एक्स आई लाइज बिटवीन 0 एंड x, देयरफॉर cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ 0, ठीक है, यहाँ पे हम इनके डेरिवेटिव्स और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाते हैं। ये cos ऑफ x है माइनस x, डेरिवेटिव साइन ऑफ x है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और फिर ये अगेन cos ऑफ 0 हो जाएगा, फिर 3/3 फैक्टोरियल साइन ऑफ 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और इसका जो है नेक्स्ट जो है वो आपके पास cos है, cos ऑफ एक्स आई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos 0 आपको पता है, sin 0 आपको पता है, जहाँ जहाँ है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए,
तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर फैक्टोरियल कॉस ऑफ एक्स आई। ठीक है, उसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास जो है x की बजाय ये वैल्यू आ गई, और आपके पास जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। इन दो को सिंप्लीफाई किया तो 0.99995 आ गया, और ये जो है ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 कॉज ऑफ एक्स आई। अब क्योंकि कॉज ऑफ एक्स आई जो है ये भी हमेशा लेस देन 1 रहेगा, सो ये हमारे पास यही रेंज है, सो इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, सो कॉज ऑफ 0.01 इज लेस देन दिस इज 4.2 10⁻⁴ विच इज़ बेटर एक्यूरेसी इंश्योरेंस। ठीक है, कि आपके पास क्या है कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10⁻⁸, और आपके पास जो है क्योंकि ये जो है दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, सो आपके पास ऑलवेज जो है ये इसके इक्वल होगा, विच इज़ बेटर एक्यूरेसी इंश्योरेंस। जो हमारे पास पिछले उसमें जो आया था वो उसकी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये 4.2 10⁻⁻10 है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 10⁻⁻6 था, वो 10⁻⁻10 आ गया। ठीक है, 4.2 10, सो हमें एक और जो टेलर सीरीज की एक टर्म और एक्स्ट्रा लेने से हमें हमारे पास जो है वो एरर जो है वो और कम हो गई है। सो हम जितनी टर्म्स भी इन्वॉल्व करेंगे, और ये हम पे डिपेंड करेगा कि हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से उसको जो है ना उतनी टर्म्स को हम रखें। Numbers occurring in calculation that have too small a magnitude to be represented results in underflow। ठीक है, क्या है कि नंबर जो कि कैलकुलेशंस में है अगर बहुत छोटे हो जाएंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो अंडरफ्लो में मिलेगा, हमें एरर दे देगा, हमें आंसर नहीं देगा और कहेगा कि आपका अंडरफ्लो हो रहा है। इसी तरह से जो नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो भी आपको एरर मिलेगा, और वो मैसेज आपको ये मिलेगा कि आपका जो है मैग्नीट्यूड है वो रिजल्ट्स जो हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। एंड ए टिपिकल कॉज ऑफ कंप्यूटेशन टू स्टॉप। ठीक है, कि जिससे आपकी कंप्यूटेशन रुक जाएगी, सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये चीज़ है, उसको रिमूव करके आप अपना प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो बच्चा ये आज का लेक्चर जो था यहाँ तक था, जिसमें हमने आपको एरर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, जब आप इसमें काम करोगे, जब ये करोगे तो इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको देखनी पड़ेगी, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो कंप्यूटेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर आपके रिजल्ट जो हैं ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं आते। सो आप जो है इसको बहुत ध्यान से देखिए, और आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज़।